गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग विमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से, और हमने डिस्कस किया था राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, सबला। और इसमें हमने देखा कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन कंपोनेंट और नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट, है ना। उस पे जो मिनिमम स्टिपुलेटेड कैलोरीज हैं और प्रोटीन है वो फूड के फॉर्म में दिया जाता है गर्ल्स को, और कुक्ड मील के फॉर्म में। और जो नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट है उसमें आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन जो है वो दिया जाता है। और हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस और लाइफ स्किल एजुकेशन, और पब्लिक और एसेसिंग पब्लिक जो सर्विसेज हैं उनको हम कैसे ढूंढें या कैसे उसका उपयोग करें, ये सब नॉलेज अवेयरनेस जो है इस स्कीम के अंतर्गत एडोलेसेंट गर्ल्स को दी जाती है। दूसरा प्रोग्राम जो हमने आपके साथ डिस्कस किया वो इंदिरा गांधी मैत्री सहयोग योजना, और इसके अंतर्गत जो कैश ट्रांसफर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन को होता है स्पेशली, और ट्राइमेस्टर वाइज होता है, ताकि उनको थोड़ा सा न्यूट्रिशनल और सपोर्ट, फाइनेंशियल उस पूरे ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी के और ड्यूरिंग लैक्टेशन दिया जा सके। Then we have discussed STEP, support to training and employment program for women, जिसके अंतर्गत उन्हें हम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली करने के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं रिलेटेड टू कृषि, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी, फिशरी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, सेरिकल्चर, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट और सोशल फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो हम विमेन को देते हैं, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस के लिए अगर चाहे एज एंटरप्रेन्योर वर्क कर सकें। देन वी हैव डिस्कस्ड विमेन, ये हमने नहीं किया था, डिस्कस हमें करना है, राइट। वर्किंग विमेन्स हॉस्टल, जो कई बार क्या होता है, गांव से जो बच्चियां हैं या औरतें हैं वो जॉब करने या पढ़ाई करने सिटी में आती हैं, और उनके लिए रहने की सुविधा है वो बड़ी एक जो हम कह सकते हैं चिंता का विषय रहता है, और दैट टू हमें सेफ्टी। तो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल एक स्कीम है सरकारी, जिसके अंतर्गत the working women's hostel scheme envisages provision of safe and affordable hostel accommodation for working single working women working at places away from their hometowns, and for women being trained for employment. तो मान लीजिए कोई ट्रेनिंग ही हम दे रहे हैं औरतों को किसी स्कीम के अंतर्गत, तो वो ट्रेनिंग हमें जिस सिटी में जिस सेंटर पे देनी है उसके लिए उन्हें अपने गांव से यहाँ आना पड़े, तो रहने की सुविधा उन्हें वर्किंग वुमेन हॉस्टल में मिलती है। द स्कीम हैज बीन रिवाइज्ड विद फॉलोइंग सेलिएंट फीचर्स: फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग टू बी गिवन ओनली ऑन पब्लिक लैंड। तो कुछ रिवाइज फीचर्स हैं इस हॉस्टल को खोलने के लिए, कि एक तो जो पब्लिक लैंड हो उसी पर ये हॉस्टल बनाया जाए, और उसी के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, प्राइवेट के लिए नहीं। फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल फॉर रेंट ऑफ द हॉस्टल रन्स इन रेंटेड प्रीमाइसेस ऑल्सो, और अगर रेंटेड प्रीमाइसेस में है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है। प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ग्रांट ऑफ हॉस्टल building maximum 5 lakh and one time non-recurring grant for furnishing for 7,500 per beneficiary. State government agencies, urban municipal bodies, cantonment boards, civil society organizations, panchayati raj institutions, self-help groups, recognized colleges, universities, and corporate or associations like CII, Associated Chambers or Commerce of India, and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry included under the revised scheme. Since its inception is in 1972-73, 902 working women hostels has been sanctioned under the scheme all over the country, benefiting about 67,000 to 84 working women. तो 209 लगभग ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल अलग अलग स्थानों पर हैं, जहाँ पे आकर औरतें रुक सकती हैं, और उन्हें अकोमोडेशन दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए या जिस भी वर्क के लिए वो अपने विलेजेस से या रूरल एरियाज से उस सिटी में और लोकेलिटी में आई है। इसके अलावा हमने प्रियदर्शी प्रोग्राम भी कल डिस्कस किया था,
जिसमें विमेन एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड प्रोग्राम है, जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है स्पेशली वहाँ के लिए, कि वहाँ पर जो है एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो औरतें हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके. So from the year 2011, the Ministry of Administrating IFAD assisted pilot project, namely Women's Empowerment and Livelihood Program in the Mid-Gangetic Plains, Priyadarshini, in 13 blocks spread over 5 districts in Uttar Pradesh and 2 districts in Bihar. जैसा हमने कहा नॉर्दर्न प्लेन्स की बात है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी की और 2 बिहार की इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर हुई. द प्रोग्राम एम्स एट होलिस्टिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल. और इस प्रोग्राम के थ्रू जो औरतें हैं उनका आर्थिक और सामाजिक जो है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण किया जाता है. ऑफ वनरेबल ग्रुप्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन द प्रोजेक्ट एरिया थ्रू फॉर्मेशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रमोशन ऑफ इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, कौन बताएगा? जो लोग भी बच्चे थोड़ा रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं, वो इससे ये सुना होगा उन्होंने. सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सेवा समूह. जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जब एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है तो जनरली जो औरतें होती हैं 15 से 20 औरतों का एक समूह बनाकर उनको संगठित किया जाता है. और जब ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, बेचना जो है वो टफ है, डिफिकल्ट है. तो उस पूरे समूह को 15-20 जो औरतें हैं वो गांव में जो रूरल बैंक्स होते हैं उनसे लोन भी दिला दिया जाता है एक अमाउंट, ताकि वो अपना कोई एक छोटा उद्योग स्टार्ट कर सके ट्रेनिंग के बाद और उससे अपना जो है जीवन यापन कर सके. तो उन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं. तो इस स्कीम के थ्रू वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो 13 ब्लॉक्स में जो भी एरिया था, 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 2 बिहार के, वहाँ पे स्टैब्लिश किए गए और उन्हें फिर जो है इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट के लिए जो प्रोग्राम को रन किया गया. प्रमोशन ऑफ इम्प्रूव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. Over 1 lakh households are to be covered under the project and 7,200 self-help groups will be formed during the project. ये 16-17 का प्रोजेक्ट है. क्या होता है कि सरकार जब कोई प्रोजेक्ट के फॉर्म में कोई स्कीम चलाती है और उस एरिया में वो जो स्कीम है वो सक्सेसफुल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो इसको फिर हम और स्टेट्स में रेप्लिकेट करते हैं, यानी रिपीट करते हैं. तो ये एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का कि कोई भी जो प्रोग्राम स्कीम है वो एक प्रोजेक्ट की तरह चलाई जाती है और इन केस वो सक्सेसफुल हो गई, उसका अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर उसको हम रेप्लिकेट करते हैं और जगहों पर. National Bank of Agriculture and Rural Development, NABARD, is the lead program agency for the implementation through engagement of resource NGOs and field NGOs. तो ये जो NABARD है, National Bank of Agriculture and Rural Development, ये मेजर लीड प्रोग्राम एजेंसी है जो फंडिंग करती है इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए. अभी नाबार्ड के द्वारा एक जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, महिला समृद्धि महोत्सव राजभवन में, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था. तो वहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम कह सकते हैं लीडर्स होती है ना, हम जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं औरतों का गांव में 15 से 20 लेडीज का, तो उसमें फिर हम एक लीडर बनाते हैं जो सबको कम्युनिकेट कर सके, सबको मिलकर सबके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, सबको मोटिवेट कर सके कोई कार्य करने के लिए. तो हर सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक लीडर बनाया जाता है. तो इस स्कीम, ये जो प्रोग्राम हुआ था नाबार्ड के द्वारा, तो इसमें जो है अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप से औरतें आई थी जो सामान जो उत्पादन वो कर रही हैं उसका उन्होंने एग्जीबिशन लगाया. और जो हमारे सिटी के सारे लोग हैं, अलग स्टेट से भी लोग आए थे जो देखने के लिए कि क्या वो बना रही हैं, क्या बेच रही हैं, उसका बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगा. और उन्हीं औरतों को ट्रेनिंग दी गई, मशरूम प्रोडक्शन ट्रेनिंग और फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी. तो उसमें जो लेडीज थी, वो जो भी एक लेडी थी वो अपने ग्रुप की लीडर थी. तो उन्हें जब हमने फूड प्रोसेसिंग में जैम, जेली, पिकल, सॉस, जो भी चीज़ें सिखाया बनाना, उसको फिर जाकर वो अपने ग्रुप में और लेडीज को सिखाएंगी और उसको अच्छे से जानने समझने के बाद उसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह जो है उसको रेप्लिकेट कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं आगे के लिए. तो इस तरह से औरतों को संगठित करना, ट्रेनिंग देना और फिर वो उसको यूटिलाइज करती हैं आगे अपने इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस के लिए. तो दैट इज व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट.
देन स्वाधार स्कीम फॉर विमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ये शायद कल हमने डिस्कस किया था आपसे कि जो औरतें डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं, हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए, जैसे कि जो विडो डेजर्टेड बाय देयर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, जो विधवा औरतें हैं उन्हें उनकी फैमिली अगर निकाल दे रही है, या विमेन जो जेल से निकल कर आ रही है फैमिली फिर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या नेचुरल डिजास्टर में कोई विमेन है जिसका घर वर सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब कोई है नहीं, या देह व्यापार में ट्रैफिकिंग में विमेन या गर्ल्स को जो है वो ड्रैग किया गया, वहां से रेस्क्यू किया गया, उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे सब तरह की जो औरतें हैं उनके लिए ये जो स्कीम है यहाँ पे रहने की व्यवस्था, इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग की व्यवस्था, और फिर इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है, जिसे हम स्वाधार कहते हैं। इसे कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था आपके साथ। ना हम आगे बढ़ते हैं, स्कीम फॉर कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग उज्ज्वला, ये शायद कल हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे। तो उज्ज्वला, a comprehensive scheme to combat trafficking, was launched by the ministry in 2007 and is being implemented mainly through NGO. The scheme has 5 components. ये कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड repatriation of trafficked victims for commercial sexual exploitation. तो प्रिवेंशन भी डिस्कस्ड कि जो लड़कियां हैं वो इसमें जो ये देह व्यापार का पूरा रैकेट चलता है इसमें फंसे ना, इसके लिए लड़कियों को, औरतों को पहले से अवेयर करना, बताना, अलर्ट करना, वो प्रिवेंशन में आता है। रेस्क्यू, अगर वो फंस गई हैं तो वहां से उनको सेफली बाहर निकालना। रिहैबिलिटेशन, निकालने के बाद उनको फिर इमोशनल काउंसलिंग करना, उनको सेटल कराना, उनको रहने का स्थान देना, उन्हें फिर ट्रेनिंग देना ताकि वो अपनी लाइफ आगे शुरू कर सकें। दैट ऑल कम्स इन रिहैबिलिटेशन। रीइंटीग्रेशन, अब उन्हें हमने ट्रेन कर दिया, काउंसल कर दिया, वो रेडी हो गई शायद नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए, तो उन्हें वापस समाज से जोड़ना ताकि सोसाइटी में वो रह सकें और आगे बढ़ सकें। तो रीइंटीग्रेशन एंड रिपैट्रिएशन, हमने कहा था कि जो औरतें, मान लीजिए हमारे देश की औरतें बाहर किसी कंट्री में फंस गई हैं, इस तरह के ट्रैफिक की विक्टिम हुई हैं, और या कहीं बाहर की जो लड़कियां हैं वो हमारे यहाँ फंस गई हैं, तो उनको वापस उनके देश में पहुंचाना, दैट कम्स अंडर रिपैट्रिएशन। तो ये पांचों जो हैं कंपोनेंट्स इस टीम के अंदर चलाए जाते हैं औरतों की हेल्प के लिए। फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, जिसको हम FCC भी कहते हैं, फैमिली काउंसलिंग सेंटर प्रोग्राम was introduced in 1983 due to increasing violence against women, especially dowry related cases. तो हमने इसे डिटेल लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें विमेन के अगेंस्ट नंबर ऑफ जो है केसेस हम देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसको हेल्प आउट करने के लिए ये जो है आइडिया आया कि काउंसलिंग सेंटर प्रोग्राम जो है चलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारा कल्चर रहा है, तो विमेन और लड़कियों के लिए एक सबसे बड़ा फाउंडेशन ये लगता है कि फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाएं, या अगर हम वो स्टेप ले लें तो पूरी फैमिली बिखर जाएगी, परिवार जो है वो खराब हो जाएगा, और हम कितना भी कहें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो उन्हें प्रोहिबिट करती है। तो कई बार क्या होते हैं, कई सारे इश्यूज और जो समस्याएं हैं वो बातचीत के जरिए, एजुकेशन के जरिए, समझाने के जरिए, काउंसलिंग के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और हमेशा कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव है, तो वो फैमिली को तोड़ने की बात नहीं करेगा। अगर कोई भी गुंजाइश है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो उसे रिजॉल्व करके हम वापस संगठित करने की कोशिश करेंगे। इन सेंटर्स में यही किया जाता है कि काउंसलिंग की जाती है, और मान लीजिए अगर ये हालत नहीं है कि वापस एक हो सकते हैं, तो अलग होने के बाद भी वो जो औरत है वो अपने अंदर कैसे हिम्मत जुटाए और आगे लाइफ के अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उसमें इंडिपेंडेंट होकर उसको कैसे एड्रेस करे, उसके लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। या मान लीजिए रेप विक्टिम है या इस तरह के जो ग्रीविंग क्राइम्स जिनके साथ हो जाते हैं, उनको वापस इमोशनल सपोर्ट देकर फैमिली में एडजस्ट कराना, सोसाइटी में एडजस्ट कराना, उनको खुद को वो सेल्फ एस्टीम वापस लौटाना, तो ये सब काउंसलिंग का पार्ट होता है। तो इसमें ये बहुत मददगार होते हैं सेंटर्स। तो सेंटर प्रोवाइड काउंसलिंग, रेफरल एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज टू women and girls who are victims of atrocities, family maladjustments and social ostracism
Through the centers, crisis intervention and trauma counseling is also provided in case of natural or man-made disasters. और इस जो हमने अभी पहले डिस्कस किए थे, अगर man-made disaster या natural, man-made disaster क्या होता है, natural disaster क्या होता है, बताइए, अनम्यूट करिए सब लोग। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? थोड़ा तेज बोलिए। नेचुरल डिजास्टर, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? फ्लड और हाँ ठीक है, हाँ नेचुरल आपदा हो गया, मान लीजिए फ्लड है, बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो वो नेचुरल डिजास्टर है। और मैन मेड डिजास्टर क्या होता है? एनीवन? डिजास्टर तो देखिए हमें पता है कोई भी आपदा, ठीक है। अब नेचुरल यानी जो प्रकृति की वजह से हुई, मान लीजिए भूकंप आया या बाढ़ आ गई, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कुछ डिजास्टर्स होते हैं जो आदमी स्वयं कर लेता है या आदमी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है, उसको हम मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना है आपने? मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें कोई पॉइजनस गैस है, वो लीक हो गई और बहुत सारे लोग मर गए जो उसमें काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तो वो मैन मेड डिजास्टर हुआ, है ना। अभी आपने एक रीसेंट केस कोविड का सुना होगा कि हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का प्लांट था, वहां से गैस लीक हो गई और सारा जो है ऑक्सीजन खत्म हो गया और जितने लोग वेंटिलेटर पे थे सबकी डेथ हो गई। तो ये मैन मेड डिजास्टर हुआ, है ना, जब ह्यूमन मिस्टेक से या एक्सीडेंटली कोई ऐसा डिजास्टर हो जाए जो प्राकृतिक नहीं है और उससे डेथ हो जाए या फैमिली जो है मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज मैन मेड डिजास्टर। पब्लिक ओपिनियन, तो इस तरह की डिजास्टर्स में फंसी हुई जो विमेन है उनको भी रिहेबिलिटेट कराना फैमिली काउंसलिंग सेंटर जो है वो करता है। Public opinion on social issues affecting status of women is mobilized through the program and awareness is created on welfare and development schemes which implemented by the government. और दूसरा चीज जो पब्लिक है हमारी, जो कॉमन लोग हैं, उनमें अवेयरनेस, जो सोशल इश्यूज हैं, समस्याएं हैं जिनसे औरतें जो है वो इम्पैक्टेड है, चाहे वो डाउरी हो, फीमेल इंफेंटिसाइड हो या ऑनर किलिंग हो, इन सब के अगेंस्ट जो है अवेयरनेस क्रिएट करना और जो सरकार द्वारा वेलफेयर स्कीम्स, विकास की स्कीम्स चलाई जा रही है उनके बारे में बताना। ये काउंसलिंग सेंटर जो है वो ये कार्य करता है। The counseling centers work in close collaboration with the local administration, police, courts, free legal cells, medical and psychiatric institutions, vocational training centers and short stay homes. अब ये जो हमारा फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, इसका दूसरा मेन काम है कि ये इन सारी चीजों के साथ मिलकर काम करता है, इनके साथ इनका अच्छा कोलैबोरेशन रहता है। कोलैबोरेशन यानी उनके साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको कब किसकी हेल्प पड़ेगी और बिना उनके हेल्प के जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, कलेक्टर हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो लॉ को एक्सिक्यूट कर रहे हैं, पुलिस है, कोर्ट है, लीगल एड सेल्स यानी जहाँ पे हमें लीगल एडवाइस, मान लीजिए पति है वो बहुत मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो अब औरत को हमें ये बताना है कि क्या-क्या जो जो हमारा कानून है वो उसे क्या-क्या सुविधाएं दे सकता है। ठीक है, वो अलग हो सकती है या वो इस चीज की डिमांड कर सकती है, तो उसके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, ये जो लीगल सेल होगा वही बता पाएगा। तो वहां से हम फिर कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं उस विमेन को काउंसलिंग करने के लिए, उसको बताने के लिए कि क्या-क्या चीजें अवेलेबल हैं। मेडिकल और साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस, मान लीजिए जो भी हादसा उसके साथ हुआ वो मेंटली जो है बहुत डिस्टर्ब है, तो हो सकता है हमें साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन या डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़े उस सदमे से बाहर लाने के लिए, तो उनसे भी कनेक्शन होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हमने काउंसलिंग कर दी, सब कर दिया और डिसीजन भी ले लिया, अब उसके आगे उसको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे हमें हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। शॉर्ट स्टे होम्स, जहाँ कुछ समय के लिए उन्हें रखा जा सके, मे बी अगर वो अनसेफ फील कर रही हैं या बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए शॉर्ट स्टे होम्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में कोलैबोरेशन के साथ फैमिली काउंसलिंग सेंटर जो है वो वर्क करता है और जो विमेन विक्टिम्स हैं उनको हेल्प पहुंचाता है।
शॉर्ट स्टे होम प्रोग्राम, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि उससे कनेक्शन होना चाहिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स को। तो एक तो होता है, मान लीजिए हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट सिचुएशन में जहाँ विमेन के पास घर ही नहीं बचता, तो फिर हम परमानेंट शेल्टर जो है वो प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें हमेशा के लिए नहीं पर कुछ समय के लिए जो औरत है उसको स्टे देना है, ताकि वो जो उसका पीरियड है वो सेफली गुजर जाए या वो उस चीज से बाहर आ जाए, बेटर फील करे। तो उसको हम शॉर्ट स्टे होम केयर प्रोग्राम कहते हैं, यानी कुछ समय के लिए हमें वहां किसी को जब रखना हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट स्टे होम इज टू रिहैबिलिटेट women and girls who are facing social, economic, emotional setback due to family problem, exploitations, violence, being forced into prostitution। तो जो औरतें और लड़कियां हैं जिनको मे बी हम भावनात्मक धक्का लगा है, सेटबैक लगा है किसी फैमिली प्रॉब्लम के कारण, या कोई एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ हुआ है, वायलेंस उसके साथ हुआ है, या उसे कोशिश की गई है प्रोस्टिट्यूशन में घसीटने की। तो ऐसे वुमेन को जो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, तो उसे हमें तब तक रखना है जब तक वापस वो इमोशनली बैलेंस्ड ना हो जाए और अपने परिवार में जाने के लिए तैयार ना हो जाए। तो उस समय के लिए जब हमें उनको रिहैबिलिटेशन देना होता है, सपोर्ट देना होता है, तो शॉर्ट स्टे होम प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट स्टे होम्स को यूज किया जाता है। अंडर शॉर्ट स्टे होम्स, टेम्पररी शेल्टर ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, medical care, counseling, occupational therapy, education, and vocational training is provided according to the requirements of the inmates. The period of stay normally exceeds from 6 months to 3 years. तो ये जो शॉर्ट स्टे प्रोग्राम होता है, इसके अंतर्गत जो विमेन लड़कियां हैं उनको टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए स्टे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे उनको मेडिकल केयर भी दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी वो इंडिपेंडेंट हो पाए उसके लिए जो भी ट्रेनिंग, वोकेशनल ऑप्शंस हैं वो उन्हें बताए समझाए जाते हैं, मेंटली उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब उन्हें दिया जाता है। और जनरली जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट स्टे होम का, वो 6 महीने से 3 साल का लगभग होता है। Under the program, meetings have been held all over India with the functionaries of the voluntary organizations and rehabilitation officers for capacity building and improved networking, so that the inmates are made self-reliant and can join the mainstream. तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो फंक्शनरीज हैं, जो हमारे एनजीओज काम कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स हैं, उन उनको इम्प्रूव्ड जो है, जो उनकी नेटवर्किंग है उसको अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो औरतें हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाकर जो हम मेन सोसाइटी है उसके उससे उसको उनको जोड़ सकें। दैट इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। Then we have awareness generation program. अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम, जिसको AGP कहते हैं, schemes aims to empower women by providing knowledge on issues ranging from health, nutrition to constitutional rights, by providing information through organizational generation camp and to ensure their participation in development process and decision making. The scheme was reformulated in 86-87. तो ये जो अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इनके लिए क्या होता है कि जो रूरल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, यानी जहाँ ज्यादा शिक्षा नहीं है और जहाँ जरूरत है, या जहाँ पे क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें पता चला उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे कैंप्स लगाए जाते हैं। और ये अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम में उस कैंप के थ्रू जो है, जो जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी औरतें हैं, लड़कियां, इवन जो मेल मेंबर्स हैं, उनको जो है नॉलेज अवेयरनेस दी जाती है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। हेल्थ और न्यूट्रिशन से शुरू करके जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, यानी उनको जो हमारा संविधान अधिकार देता है जिसका प्रयोग वो कर सकते हैं अगर कोई भी जो है क्राइम उनके अगेंस्ट हो रहा है, तो इसके बारे में नॉलेज और अवेयरनेस इस कैंप के थ्रू लोगों को दी जाती है। तो अंडर द AGP स्कीम, कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट द कंट्री व्हिच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू कम टुगेदर टू एक्सचेंज देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर आइडियाज। और ये पूरे देश भर में कैंप्स लगाए जाते हैं और यहाँ पे औरत को ये मौका मिलता है कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर पाए, अपने आइडियाज शेयर कर पाए। इट्स मेन एम इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ रूरल एंड poor women and to increase women's active participation in development and other allied programs.
और इसका मेजर जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, वो यही है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए कि जो जो गांव की ग्रामीण हमारी महिलाएं हैं और गरीब महिलाएं हैं, उनकी क्या मेन ज़रूरतें हैं और क्या समस्याएं हैं, और जिसको हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू जो है एड्रेस कर सकें। इश्यूज सच एज स्टेटस ऑफ विमेन, विमेन लॉ, ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में अवेयरनेस इन कैंप्स में दी जाती है। महिला की स्थिति, स्टेटस ऑफ विमेन, विमेन एंड लॉ, क्या कानून है जो महिलाओं को मदद कर सकते हैं, संविधान हमें देता है। विमेन एंड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, तो हेल्थ एक बहुत बड़ा एरिया है, हमें पता है ये कंडीशंस भी, तो उससे रिलेटेड जो भी हाइजीन अवेयरनेस है वो विमेन को बताई जाती है। टेक्नोलॉजी फॉर विमेन, जो आईसीटी है उसका प्रयोग विमेन कैसे कर सकती है। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी आर बीइंग टेकन अप इन द कैंप्स विद स्पेशल फोकस ऑन लोकल बर्निंग इश्यूज, प्रॉब्लम्स। और इन सब ये जो जनरल इश्यूज है, इनके अलावा हो सकता है जहाँ कैंप लगाया जा रहा है वहाँ पे कोई लोकल प्रॉब्लम समस्या हो। मान लीजिए कोई गांव है जहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत जल्दी, चाइल्ड मैरिज की जाती है, तो फिर वहाँ हमें उससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। तो फीमेल फीटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन एंड लो सेक्स रेशियो, ये जो लोकल इश्यूज हैं इनसे रिलेटेड अवेयरनेस भी इन कैंप्स में दी जाती है। Condensed courses of education for adult women. The scheme of condensed courses of education for adult women was initiated by CSWB to cater to the needs of adult girls and women who were drop out from formal schools. The main focus of the scheme is to ensure that contents of the course are need-based and modified according to the local requirement, and simultaneously targeting various stages of educational levels of middle, high school and metric level courses for adult girls, women above the age of 15 years who could not join the mainstream education. तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है 15 साल एज के ऊपर जो हमारी लड़कियां या औरतें हैं जो किसी कारण से अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाई, मे बी स्कूल से निकाल दिया गया हो, पेरेंट्स ने एजुकेशन कंप्लीट ना कराई हो, एक्स वाई जेड जो भी रीजन से, तो उनको एक तरह से एजुकेशन दी जाती है इनफॉर्मली। और जो भी कंटेंट्स नीड बेस्ड हैं, यानी उनके जो ज़रूरत के हैं, उनको कोशिश की जाती है कि इस एजुकेशन के थ्रू कवर किया जाए, और उनको जो हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, एक जो बेसिक शिक्षा है वो उनको दे दी जाए। और उसके साथ साथ फिर वही है, अवेयरनेस है, और जो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं एजुकेशन के, मिडिल, हाई स्कूल एंड मैट्रिक, उनको उनका जो जो निचोड़ है वो हम उन्हें देकर जो उनका एजुकेशनल लेवल है वो एक स्टेटस पर ला सके और उन्हें हेल्प आउट कर सकें अडल्ट एजुकेशन के फॉर्म में, स्पेशली गर्ल्स और वुमेन के लिए ये प्रोग्राम है। Integrated Scheme for Women's Empowerment, ISWE. Integrated Scheme for Women's Empowerment is a pilot project of Northeast designed to address the socio-economic need of the region for empowerment of women and development of children within the following objectives. अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट की तरह चलाए जाते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उसका प्रयोग जो है आगे चलकर किया जाता है। Mobilizing community action, converging available services and resources in the area to address the felt needs of the area, income generation through feasible and sustainable activities of women, provide support services for health care, career counseling centers, vocational training to prevent child trafficking, drug addiction. So ये इसको रीड कर लीजिएगा, इट्स नॉट अ नेशनल प्रोग्राम, जस्ट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे चलाया गया। Or the project is being implemented in 3 phases. State level committees formed in all the states with representatives from state government departments, social workers, local leaders, and respective state boards. The committee identifies and adopts the most backward districts of the state, and also a mother NGO having a good track record, adequate infrastructure, and experience from the censored area for implementation of the project. Motivational camps are conducted in identified areas in the states, culminating into the formation of community-based groups. The group democratically decides the activity to be undertaken by them. तो ये procedure है इस project का।
जेंडर बजटिंग स्कीम, इससे हम स्टॉप करेंगे, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. Gender budgeting scheme is not an accounting exercise but an ongoing process to ensure that benefits of development reach women as much as men. तो बेसिकली देखिए जेंडर बजटिंग स्कीम, जब हमने आपके साथ एब्रीविएशंस डिस्कस किए थे विमेन स्टडीज में, तो हमने जेंडर बजटिंग भी आपसे डिस्कस किया था. तो जो भी बजट बनता है, मान लीजिए केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए या लोकल लेवल पे बने, तो उस बजट को बनाते वक्त यानी जो खर्चा सरकार करेगी अलग अलग विकासात्मक कार्यों पे, उसमें औरत और मर्द दोनों को जो बेनिफिट्स हैं वो मिले, इस चीज को एंश्योर करना, इस चीज को सुनिश्चित करना, ये जेंडर बजटिंग स्कीम का मेन ध्येय होता है. ठीक है. It entails maintaining a gender perspective at various stages like program, policy formation, assessment of needs of target groups, review of existing policies and guidelines, allocation of resources, implementation of program impact assessment, reprioritization of resources, etc. A gender responsive budget is the culmination of this process. Gender budgeting involves dissection of the government budget to establish its gender differential impacts and to translate gender commitments into budgetary commitments. It does not seek to create a separate budget but to provide affirmative action to address the specific needs of women. It goes beyond allocation of resources for women to cover tracking the utilization of allotted resources, impact analysis, and beneficiaries incidence analysis of public expenditure and policy from a gender perspective. तो जेंडर बजटिंग स्कीम का मतलब ये नहीं है कि हम एक बजट अलग से विमेन के लिए बना दें, बल्कि जो बजट बन रहा है उसमें विमेन कितना उसका फायदा उठा पा रही है कि नहीं इक्वली एज मैन, ये चीज सुनिश्चित करना, ये चीज मॉनिटर करना, इसको देखना, दैट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जेंडर बजटिंग स्कीम. कि हर प्रोग्राम, हर पॉलिसीज में एक जेंडर पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए कि जो हमारी विमेन बेनिफिशियरीज हैं वो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगी और कैसे जो उनके इश्यूज और कंसर्न्स हैं वो इस बजट से एड्रेस हो पाएंगे. तो इसका ध्यान रखना कहलाता है जेंडर बजटिंग स्कीम. द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो दो हमारे विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और दूसरा मेजर नेशनल लेवल पे जो बोर्ड है वो है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो विमेन कंसर्न्स को देखता है. तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड was established in 1953 by resolution of Government of India to carry out welfare activities for promoting volunteerism, providing technical and financial assistance to the voluntary organizations for the general welfare of family, women and children. तो हमारी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, उनको पैसा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ये जो वेलफेयर बोर्ड है वो सुनिश्चित करता है उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो काम कर रही हैं फैमिली, विमेन और चिल्ड्रन के लिए. इट्स स्टैट्यूटरी फंक्शंस आर, इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो इस प्रकार हैं. टू सर्वे द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस. ये जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, हमें पता है ना समाज में हर चीज की जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल देखते हैं, अगर हम स्कूल्स देखें तो स्कूल्स ही स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज देखें तो उसकी भरमार है, वैसे ही एनजीओज की भी कमी नहीं है, बहुत सारी एनजीओज हैं, पर कौन सी जो रियली अच्छे से सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो एनजीओज हैं हो सकता है वो पर्सनल इंटरेस्ट में बनाई गई हो या अदर अल्टीरियर रीजंस की वजह से बनाई गई हो या सिर्फ शो ऑफ के लिए बनाई गई हो. टू सर्वे द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, तो रियली जो समाज के कल्याण के लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनकी नीड और रिक्वायरमेंट्स का पता लगाना. टू प्रमोट द सेटिंग अप सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस इन रिमोट एरियाज, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ये सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को बनाना जो उनके लिए कार्य करेंगे. To promote programs of training and organize pilot projects in social work, जो प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग है उसको ऑर्गेनाइज करना, और जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया पायलट प्रोजेक्ट्स जो सामाजिक इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए उनको स्टार्ट करना. और मान लीजिए वो जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो जब सक्सेसफुल होते हैं तो उसको फिर हम और जगह पे भी कोशिश करते हैं यूज करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. टू सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन एंड ब्लाइंड, जो लोग देख नहीं सकते और जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए हॉस्टल्स की सुविधा जो है उसके लिए सब्साइड करना.
to give grant and aid to voluntary institutions and NGOs प्रोवाइडिंग वेलफेयर सर्विसेज टू वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी एनजीओज और जो ऑर्गेनाइजेशंस विमेन चाइल्ड और फैमिली के लिए करना चाह रहे हैं वॉलंटरी वर्क, अब स्वेच्छा से काम करना चाह रहे हैं, उनको ग्रांट देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, असिस्टेंस देना। टू कोऑर्डिनेट असिस्टेंस एक्सटेंडेड टू वेलफेयर एजेंसीज बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार कर रही है और जो राज्य सरकार कर रही है वेलफेयर के लिए, उनका आपस में सामंजस्य कराना देखिए बहुत जरूरी है। अभी हम लोग जो पॉलिटिक्स देखते हैं तो ये फील करते हैं ना कि कई बार जो गैपिंग है वो शायद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अगर सेम नहीं रहती हैं तो उसमें इश्यूज आ जाते हैं। तो उनमें जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो रियल हेल्प जो ग्राउंड लेवल पे हमें ग्रामीण महिलाओं को और बच्चियों को मिलनी है उसमें दिक्कत आएगी। तो आपस में उनमें सामंजस्य रहे, इसको सुनिश्चित करना सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है ये वो सुनिश्चित करता है। So these were some programs which were related to women and child which are running. There are many more जो आंगनवाड़ी का रोल है, ICDS का रोल है, वो रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जितने प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए इनको आप लोग रिवाइज करिए अच्छे से, और अगर इसमें कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट क्लास में आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। कोई भी इनमें से जो स्कीम है जो आपको लगता है कि ये हम फिर से डिस्कस करें में अपनी समझ में नहीं आई, तो इन सब को गो थ्रू होइएगा और फिर बताइएगा, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव डिस्कस MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये दो मेन बोर्ड्स हैं जिनके अंतर्गत ये वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, सबला हमने डिस्कस किया। इंदिरा गांधी मैत्री